गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, अब आपके ना टीडीएस चैप्टर में बेटा लास्ट के कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हमारे रहते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें बेटा देखना। बेटा आपका ना सबसे पहले रूल 30 है, जो क्या कहता है, टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ टीडीएस बाय पेयर। क्या मतलब हुआ बेटा? अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मेरी बात जरा सुनो। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो पेयर है वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब बेटा पेयर टीडीएस को डिडक्ट करके क्या अपनी जेब में रखेगा? बेटा नहीं, वो पेयर का पैसा नहीं है बेटा, दैट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। तो पेयर ने जो टीडीएस काटा है उसे वो गवर्नमेंट के पास जमा करवाना पड़ेगा। रूल 30 हमें बताएगा वो पैसा कब तक जमा करवाना है, टाइम लिमिट क्या है। तो पेयर ने जो टीडीएस काटा है वो टीडीएस उसे सरकार के पास जमा कब तक करवाना है। ठीक है, तो देखो बेटा, टाइम लिमिट है इफ डिडक्टर इज गवर्नमेंट। मतलब टीडीएस काटने वाला खुद कौन है? गवर्नमेंट। तो पढ़ना जरा, टीडीएस इज डिपॉजिटेड विदाउट चलान सेम डे। क्या मतलब हुआ? सुनो, अगर बेटा टीडीएस काटने वाला अगर खुद गवर्नमेंट है, टीडीएस खुद डिडक्ट किसने किया है बेटा? गवर्नमेंट ने डिडक्ट किया है, और गवर्नमेंट उस टीडीएस को जमा करवाना चाहती है विदाउट चलान। चलान के बिना गवर्नमेंट उस टीडीएस को जमा करवाना चाहती है, सेम डे आपको जमा करवाना पड़ेगा। सेम डे मतलब जिस दिन काटा है उसी दिन जमा करवाना पड़ेगा, अगर जमा करवाना चाहती है विदाउट चलान। अच्छा, लेकिन अगर टीडीएस जमा करवाना चाहती है विद चलान, तो ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड। सिंपल वर्ड्स में बताता हूं आपको, अगले महीने की 7 तारीख तक आपको टीडीएस जमा करवाना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, अगर टीडीएस गवर्नमेंट ने काटा है और गवर्नमेंट वो टीडीएस चलान के साथ जमा करवाना चाहती है, तो वो करवा सकती है अगले महीने की 7 तारीख तक। मतलब अप्रैल का काटा हुआ टीडीएस 7 मई तक जमा होगा, मई का काटा हुआ टीडीएस 7 जून तक जमा होगा, जून का 7 जुलाई तक, जुलाई का 7 अगस्त तक। ये तो हो गया अगर डिडक्टर कौन है? गवर्नमेंट। दूसरा, इफ डिडक्टर इज अदर देन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के अलावा किसी और ने टीडीएस काटा है। पहले बेटा ये नीचे वाला ब्लॉक पढ़ना, ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड। वही बात है बेटा, अगर टीडीएस किसी और ने काटा है अदर देन गवर्नमेंट, तो भी अगले महीने की 7 तारीख तक जमा होगा। अप्रैल का 7 मई, मई का 7 जून, जून का 7 जुलाई, जनवरी का 7 फरवरी, फरवरी का 7 मार्च, मार्च का 7 अप्रैल। नहीं बेटा, मार्च के केस में, ये देखो, मार्च के केस में वेयर इनकम इज पेड और क्रेडिटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, उस केस में है बेटा 30 अप्रैल तक। मतलब मार्च का टीडीएस जमा करवाने के लिए आपको ज्यादा टाइम दिया गया है। तो मार्च का टीडीएस आप 7 अप्रैल तक नहीं, अब 30 अप्रैल तक आप जमा करा सकते हो। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आओ इसके बाद यहां पर देखना बेटा ध्यान से, असेसिंग ऑफिसर may with prior approval of joint commissioner permit quarterly payment of TDS under section 192, 194A, 194D और 194H। मेरी बात सुनना बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, टीडीएस जमा मंथली कराना है या टीडीएस जमा क्वार्टरली कराना है? बेटा मंथली जमा कराना है। अप्रैल का 7 मई में, मई का 7 जून, जून का 7 जुलाई, जुलाई का 7 अगस्त, अगस्त का 7 सितंबर, मंथली जमा होता है बेटा टीडीएस। लेकिन लेकिन इस रूल का आपको एक एक्सेप्शन दिया गया है। क्या एक्सेप्शन?
4 सेक्शन हैं बेटा, 4 सेक्शन। 192 सैलरी का, 194 ए इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का, 194 डी इंश्योरेंस कमीशन का, 194 एच अदर कमीशन एंड ब्रोकरेज का। इन 4 सेक्शंस में अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे, अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो आपको मंथली की जगह क्वार्टरली टीडीएस जमा करवाने की परमिशन दे सकता है, लेकिन प्रायर अप्रूवल किसका चाहिए होगा बेटा? जॉइंट कमिश्नर का प्रायर अप्रूवल आपको चाहिए होगा। तो इन 4 सेक्शंस में कौन कौन से? 192 सैलरी का, 194 ए इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का, 194 डी इंश्योरेंस कमीशन का, और 194 एच अदर कमीशन एंड ब्रोकरेज का। इन 4 सेक्शंस में अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो वो आपको मंथली टीडीएस जमा करवाने के बजाय क्वार्टरली टीडीएस जमा करवाने की परमिशन दे सकता है। अच्छा, क्वार्टरली मतलब बेटा अप्रैल मई जून, ये पहला क्वार्टर हो गया ना, तो पहले क्वार्टर की जमा होगी बेटा 7 जुलाई तक, फिर जुलाई अगस्त सितंबर जमा होगा 7 अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जमा होगा 7 जैन तक, और बेटा लास्ट क्वार्टर कौन सा है? जैन फेब और मार्च। जैन फेब और मार्च वाले क्वार्टर का जमा होगा 7 अप्रैल तक। नहीं बेटा, याद करो मार्च के लिए लास्ट डेट क्या थी? अप्रैल 30। तो जैन फेब और मार्च वाले क्वार्टर का टीडीएस बेटा जमा होगा 30 अप्रैल तक। बात समझ आई? ये 4 सेक्शंस में एक्सेप्शन है बेटा। अभी सुनना, टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 आई ए or IB has to be remitted within 30 days from the end of the month in which deduction is made। मेरी बात सुनो बेटा, एक और एक्सेप्शन है। अब उन्होंने 2 सेक्शंस बताए आपको, 192 IA और 192 IB। IA है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का और IB है रेंट का। इन दोनों सेक्शंस में आपको टीडीएस बेटा अगले महीने की 7 तारीख तक जमा नहीं करवाना है। आपको टीडीएस जमा करवाना है जिस मंथ में टीडीएस काटा है ना बेटा, जिस मंथ में टीडीएस काटा है उस मंथ के एंड से 30 डेज। मतलब अगर आपने अप्रैल में टीडीएस काटा है तो अप्रैल का एंड 30 अप्रैल, वहां से 30 डेज मतलब 30 मई तक आपको टीडीएस जमा करवाना पड़ेगा। अगर मई में काटा है तो मई का एंड 31 मई प्लस 30 डेज 30 जून तक आपको टीडीएस जमा करवाना पड़ेगा। तो ये 2 केसेस हैं जो एक्सेप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब आओ बेटा अगले पे। अगला है रूल 31 ए, फर्निशिंग रिटर्न ऑफ टीडीएस। बेटा आपको ना टैक्स जमा करवाने के बाद आपको क्या भरनी पड़ेगी? टीडीएस रिटर्न भरनी पड़ेगी, और टीडीएस जमा करवाने का प्रूफ आपको इस रिटर्न के साथ बेटा अटैच करना पड़ेगा। अब सुनो, उसके फॉर्म्स क्या हैं एक बात पहले क्लियर करो। टीडीएस जमा बेटा मंथली होता है या क्वार्टरली? नॉर्मली तो मंथली होता है ना। हाँ, 4 सेक्शंस थे जहां पर एक्सेप्शन था। वैसे टीडीएस हमेशा मंथली जमा होता है, लेकिन बेटा रिटर्न, टीडीएस रिटर्न वो मंथली नहीं जाएगी बेटा, टीडीएस की रिटर्न क्वार्टरली जाएगी। फॉर्म क्या होगा? सुनना, फॉर्म क्या होगा। अगर आपने टीडीएस काटा है अंडर सेक्शन 192, मतलब सैलरी पे टीडीएस काटा है, तो फॉर्म नंबर 24 क्यू भरना पड़ेगा इंप्लॉयर को जिसने टीडीएस काटा है। अगर टीडीएस किसी और पेमेंट पे काटा गया है अदर देन सैलरी, इंटरेस्ट पे, रेंट पे, ठीक है, और उस केस में डिडक्टी इज नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी और एनओआर। क्या मतलब हुआ? टीडीएस किसी और पेमेंट पे काटा गया है अदर देन सैलरी, और जिसका काटा गया है वो नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंपनी है, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो बेटा जिसने काटा है उसको जमा करवाना पड़ेगा फॉर्म नंबर 27Q। और अगर टीडीएस किसी और का काटा गया है, किसी और का मतलब आरओआर का, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का, तो उस केस में आपको जमा करवाना पड़ेगा फॉर्म नंबर 26Q। ठीक है, तो अगर सैलरी पे काटा गया है 24Q,
अगर किसी और पेमेंट पे काटा गया और जिसका काटा गया है वो नॉन रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है, 27Q। अगर ROR है तो 26Q। अच्छा, अब ये रिटर्न कब तक जमा करानी है? क्वार्टरली जमा करानी है ना। अप्रैल से जून वाले क्वार्टर की बेटा 31 जुलाई तक जमा होगी, ठीक है। जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर की 31 अक्टूबर तक जाएगी। अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर की 31 जैन तक जाएगी और जैन से मार्च वाले क्वार्टर की 31 मई तक जाएगी। सुनना बेटा, अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर की जाएगी 31 जुलाई तक, मतलब एक महीने का टाइम आपको दिया गया है। जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर की 31 अक्टूबर तक, एक महीना दिया गया है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जाएगी 31 जैन तक, एक महीना आपको दिया गया है। जैन फेब मार्च वाले क्वार्टर की जाएगी 30 अप्रैल तक, नहीं बेटा 31 मई तक। लास्ट क्वार्टर के लिए 2 महीने दिए गए हैं, अप्रैल का और मई का, 31 मई तक जाएगी बेटा। ये देखना, हाउएवर एक एक्सेप्शन है बेटा इसका, हाउएवर इन केस ऑफ टीडीएस डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192IA और IB, return has to be submitted within 30 days from the end of the month in which deduction is made। सुनो, सेक्शन 192IA में और 192IB में, IA है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, IB है रेंट का। इन दोनों सेक्शंस में आपको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी जिस मंथ में टीडीएस काटा गया है उस मंथ के एंड से 30 डेज। तो अगर अप्रैल में टीडीएस काटा गया है तो अप्रैल के एंड से, मतलब 30 अप्रैल से 30 डेज आपको 30 मई तक रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। फॉर्म नंबर 26QB में, फॉर्म डिफरेंट है इसका, और फॉर्म या फिर फॉर्म नंबर 2QC में, ठीक है बेटा। फॉर्म्स का थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना। अच्छा, अगले पे आते हैं बेटा, फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग टीडीएस रिटर्न, सेक्शन 234E, ₹200 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। अच्छा सुनो, मेरे को बताओ बेटा, अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर की रिटर्न कब तक जाएगी? 31 जुलाई तक। तो मेरे को 31 जुलाई तक रिटर्न फर्निश करनी थी, मैंने नहीं करी बेटा, मैंने करी 5 तारीख को, अगले महीने की 5 तारीख को। यानी सुनो, अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर की जानी थी 31 जुलाई तक, मैंने 31 जुलाई को नहीं करी, मैंने 5 अगस्त को करी। तो कितने डेज का डिले है? 5 डेज का। रोज का बेटा 200 रुपए लगेगा पेनल्टी, तो 5 दिन का क्या हो गया? 1000 रुपए। लेकिन याद रखना, जो पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा रही है ना, वो किसी भी हालत में टीडीएस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल से ज्यादा थोड़ी ना होता है। तो टीडीएस से ज्यादा की पेनल्टी नहीं चार्ज कर सकते। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो आपसे चार्ज करी जा सकती है। फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस और पे टीडीएस, सेक्शन 201। मेरी बात बेटा सुनना ध्यान से। बेटा अब ये वाला सेक्शन 201 ना 2 केसेस कवर करता है। 2 केसेस कौन से? पहला, मुझे टीडीएस काटना था लेकिन नहीं काटा, या काट लिया लेकिन जमा नहीं करवाया। दोनों ही केस में बेटा आपको माना जाएगा असेसी इन डिफॉल्ट। ये इफ नहीं है, असेसी इन डिफॉल्ट आपको माना जाएगा और आपके ऊपर बेटा इंटरेस्ट लगेगा। कितना? जरा देखना, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड at 1% per month or part of the month on the amount of tax from the date on which tax was deductible to the date on which tax was actually deducted। मैं आपको बेटा समझाता हूं, सुनो, ये देखो, बना लेना बेटा मेरे साथ साथ। ये बना लो मेरे साथ साथ। अब सुनो बेटा, फॉर एग्जांपल ये 5 अप्रैल है, ये 15 मई है। बेटा मुझे ना टीडीएस इस दिन काटना था, इस दिन डिडक्ट करना था, लेकिन मैंने टीडीएस इस दिन डिडक्ट नहीं करा। इनफैक्ट मैंने टीडीएस यहां पर डिडक्ट करा। तो बेटा कितने
मंथ्स का डिले किया है बेटा, 1 मंथ एंड 10 डेज का डिले किया है बेटा। डेज का कोई हिसाब नहीं है बेटा, 1 मंथ है या 2 मंथ्स है, डेज का कोई हिसाब नहीं है। 1 मंथ एंड 10 डेज विल बी काउंटेड एज 2 मंथ्स। बेटा एक भी दिन हो गया ना, एक भी दिन, उसे एक महीना काउंट किया जाएगा। यहां पर तो 10 दिन हो गए हैं, उसे एक महीना काउंट किया जाएगा। तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा बेटा? 2 महीने का इंटरेस्ट। पता है इंटरेस्ट कितना है बेटा? एक मंथ का 1% है, तो 2 मंथ्स का बेटा सीधा सीधा 2% आ गया। अच्छा सपोज पता है कितना टीडीएस मुझे डिडक्ट करना था? 1000 रुपए। तो 1000 रुपए पे 2%, तो 20 रुपए का मुझसे क्या चार्ज किया जाएगा? इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो मुझे टीडीएस काटना था 5 अप्रैल को, नहीं काटा, 15 मई को जाके काटा, तो डिले करा कितने मंथ्स का? 1 मंथ एंड 10 डेज का डिले। तो 1 मंथ तो पूरा हो गया, इन 10 डेज का क्या होगा बेटा? इसका 10 डेज का कोई हिसाब नहीं है, या तो 1 मंथ है या तो 2 मंथ्स है। 1 मंथ एंड 10 डेज जैसी कोई चीज नहीं है। तो उन्होंने कहा एक भी दिन का डिले हो गया ना, एक भी दिन का, दैट विल बी काउंटेड एज 1 मंथ। तो मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल 5 अप्रैल को काटना था, मैंने 6 अप्रैल को काटा, एक दिन का डिले हुआ है बेटा, इट विल बी काउंटेड एज 1 मंथ। एक मंथ का लगता है 1%, तो कितने मंथ्स का डिले हो गया? 2 मंथ्स का। तो 2%, 1000 रुपए पे 2% यानी 20 रुपए का इंटरेस्ट। सुनना भी सुनना, प्लस प्लस आपसे चार्ज किया जाएगा 1.5% पर मंथ or part of the month from which date on which TDS was deducted to the date on which such tax was deposited। अब सुनो, अब 15 मई को हमने टीडीएस काटा, टीडीएस काट के बेटा जमा भी तो करवाना था। 30 मई को हमने ये टीडीएस जमा करवाया, तो बेटा कितने काटा? कब? 15 मई को। जमा कब कराया? 30 मई को। कितने दिन का डिले करा बेटा? 15 डेज का डिले करा। मेरे को एक बात बताओ बेटा, 15 डेज को 1 मंथ मानोगे या कितना मानोगे? बेटा 15, मैंने कहा ना डेज का कोई हिसाब नहीं होता, एक भी दिन अगर है तो दैट विल बी काउंटेड एज 1 मंथ। तो यहां पर तो 15 डेज है, इट विल बी काउंटेड एज 1 मंथ। एक मंथ का 1.5%, तो 1 मंथ का 1.5% का इंटरेस्ट, तो कितना इंटरेस्ट लग जाएगा? 1000 रुपए पे 1.5%, यानी 15 रुपए का इंटरेस्ट। और अगर टोटल इंटरेस्ट निकालें तो यह आ जाएगा 20 + 15, 35 रुपए का इंटरेस्ट बेटा आपको जमा करवाना पड़ेगा। एंड दिस इंटरेस्ट मस्ट बी पेड बिफोर फाइलिंग टीडीएस रिटर्न। ऑब्वियस सी बात है बेटा, टैक्स का सारा पैसा आपको रिटर्न जमा करवाने से पहले जमा करना पड़ेगा। समझ आई बेटा बात सबको? तो ये आपका ना प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, उतना बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यू में आपका कोई क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से तो आ जाए, जितना भी आज हमने करा है उससे बहुत ज्यादा बेटा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक आधा क्वेश्चन कोई एमसीक्यू में फंस गया तो फंस गया। लो बेटा, ये आपका ना बेटा टीडीएस चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, चलो बच्चे, कल से फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।